हेलो फ्रेंड्स। अभी मैं आपको व्याख्याता, जिसको लेक्चरार बोलते हैं या फिर पीजीटी भी बोल सकते हैं, उससे संबंधित एक महत्वपूर्ण फैक्ट बताने वाला हूँ। देखिए, लास्ट ईयर 2019 में व्याख्याता की या लेक्चरार की फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी और कॉमर्स, ये 5 व्याख्याताओं की परीक्षा हुई थी। फिजिक्स सब्जेक्ट, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी और कॉमर्स सब्जेक्ट। अब लास्ट ईयर के पेपर, जैसे मैं मैथ्स का स्पेशली बात करूं, मैथ्स का पेपर तो बहुत टफ आया था, बहुत ज़्यादा टफ आया था। ठीक है, सिमिलरली उसी डिफिकल्टी लेवल में अदर स्ट्रीम्स या अदर जो डिसिप्लिन के हैं वो भी रहा होगा। तो चलिए हम लोग इनके जो टॉप 10 हैं, टॉप 10 में कितने कितने मार्क्स आए हैं वो देख लेते हैं, और एक मैं आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना, उस समय कितना कट ऑफ गया होगा वो बताऊंगा, और इस बार कितना आप एक्सपेक्टेड कट ऑफ सोच सकते हैं। ये दो चीज मैं आपको बताऊंगा। देखिए, ये रहा केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का पेपर हुआ था 150 मार्क्स का, और इस 150 मार्क्स में जो टॉपर है, जिसका रैंक फर्स्ट है, उसका मार्क्स है 85.34, मतलब अराउंड 85 मार्क्स उन्होंने पाया है 150 में। ये रैंक 1 है। इसी प्रकार रैंक 2 84, रैंक 3 आपको दिख रहा है। इसी प्रकार मैं सीधे टॉप लास्ट टॉप 10 में जा रहा हूँ, सिर्फ जिसका रैंक 10th है। इन्होंने पाया है 75 मार्क्स। अगर केमिस्ट्री में लास्ट ईयर करीब 14,000 वैकेंसी आई थी, तो ऐसा मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि केमिस्ट्री में भी करीब करीब 200 या 250 पद रहा होगा व्याख्याता, हो सकता है ज़्यादा भी हो। तो जिन्होंने इस एग्ज़ाम में 2019 वाले एग्ज़ाम में अगर 150 में 50-60 नंबर, 50 भी बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, अगर 45 नंबर पाए होंगे ना, और उनके पास बीएड रहा होगा और एमएससी केमिस्ट्री से होंगे, तो वो आज टीचर होंगे अराउंड 45 के आसपास। और कुछ कैटेगरीज में बात करूं तो लाइक ओबीसी में 5 नंबर और कम कर दो, आप 35 तक चले जाओ, और एसटी एससी में 5-5 मार्क्स और कम कर दो। मतलब एसटी कैटेगरी का जो छात्र रहा होगा उस समय, वो अगर 15-20 नंबर भी पाया होगा ना 150 में, तो आज वो टीचर होगा। 4th काउंसलिंग 5th काउंसलिंग में तो क्लियर हो ही गया होगा उसका। ठीक है, क्योंकि हुआ क्या था, लास्ट ईयर बहुत लोगों ने फॉर्म फिलअप कर दिया था जिनके पास बीएड नहीं थे। अब बीएड नहीं थे लेकिन उनका नॉलेज थोड़ा ठीक ठाक था, तो वो ज्यादा मार्क्स ले आए थे। तो फर्स्ट काउंसलिंग, सेकंड काउंसलिंग में वो कटते गए। ठीक है, मुझे भी याद है, मैंने 2017 में मैथ्स व्याख्याता के लिए मैंने एग्जाम दिया था, और मेरे पास बीएड नहीं था उस समय। तो मेरा मार्क्स थोड़ा ठीक ठाक आया था, और मेरा रैंक जो था वो टॉप 5 में था, लेकिन मेरे पास बीएड नहीं था। फिर जैसे ही मैं फर्स्ट काउंसलिंग में गया ना, तो मुझे वहां से काट दिया गया। तो उसी प्रकार यहाँ भी हुआ होगा कि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी होते हैं जिनके पास बीएड नहीं होता, वो ऐसे फॉर्म भर देते हैं, और नॉलेज, सब्जेक्ट नॉलेज अच्छा होने की वजह से वो क्या करते हैं, मार्क्स अच्छा ले आते हैं। लेकिन फिर जैसी काउंसलिंग होती है, फर्स्ट काउंसलिंग, तो फर्स्ट काउंसलिंग में वो कट जाते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से जिनके पास बीएड है और मार्क्स थोड़े कम भी हैं, वो लास्ट ईयर टीचर बन गए थे छत्तीसगढ़ में, क्योंकि लास्ट ईयर 19 में लोगों के पास बीएड कम था, और क्या पोस्ट इतनी ज्यादा आ गई थी, तो जितने लोग सेलेक्ट हुए हैं ना, मतलब जो लोग थोड़ा बहुत ठीक ठाक पढ़ लिए थे, वो आज टीचर हैं। और जिनके मार्क्स कम थे, मतलब जिनका मार्क्स 10 नंबर 15 नंबर भी था 150 में, वो 5th काउंसलिंग 6th काउंसलिंग में जाके टीचर बन गए हैं। ठीक, इतनी ज्यादा वैकेंसी थी। तो यहाँ पर अब आज की बात अलग है, ये पहले की बात थी। आज बहुत बीएड धारी है, और सब्जेक्ट नॉलेज भी ठीक ठाक लोगों के पास है, और प्रिपरेशन भी अच्छे से कर रहे हैं। आज टेक्नोलॉजी है, यूट्यूब है, लोग पढ़ ले रहे हैं। तो पहले और आज में डिफरेंस है ना। आज आप ऐसा मत सोचिए कि मैं 150 में 15 नंबर लाऊंगा और टीचर बन जाऊंगा, तो ये आज नहीं हो सकता, ये उस समय हो गया था। ठीक, चलिए, इसको, ये हो गया केमिस्ट्री का। तो केमिस्ट्री में जो रैंक 1 है उसका मार्क्स 85 है। उसी प्रकार ये है फिजिक्स। फिजिक्स में जो रैंक 1 है वो 89 मार्क्स है उनका। और इन लोग टॉप किए हैं ना, वो मोस्टली कहीं ना कहीं टीचर रहे होंगे, मतलब प्राइवेट स्कूल्स में वो टीचर रहे होंगे 3-4 साल, 5 साल, या कई लोग की कोचिंग रही होगी, वो अपने होम ट्यूशन दे रहे हैं, कई लोग खुद के घर में ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, या किसी की एकेडमी, इंस्टीट्यूशन, इस तरह उस बैकग्राउंड से रहे होंगे, तभी इनका मार्क्स अच्छा आया है, क्योंकि पेपर तो बहुत टफ आया था। ठीक है, अब कोई ऐसा सोचेगा कि मैं 1-1.5 महीना पढ़ के इतना अच्छा मार्क्स ले आऊं, तो ये पॉसिबल नहीं है। ये उसकी 3 साल 4 साल का मेहनत है। ठीक,
तो मैं अभी से बोलूंगा आप लोग को कि आप लोग भी अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो, तो जाके आप इस एग्जाम में थोड़ा ठीक ठाक मार्क्स ला पाओगे। ठीक, तो इसकी वैकेंसी बहुत जल्द आपको दिखाई देगी, तो अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो। जिनके पास बीएड है और वो उनके पास पीजी है, मतलब पोस्ट ग्रेजुएट है वो, तो और बीएड है साथ में, सीटेट टेट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, आप अभी से पढ़ना चालू कर दीजिए, आप सेलेक्ट हो जाओगे। ये तो मेरे एक मित्र ही हैं, तुषार सिंह, इन्होंने 4th रैंक हासिल की थी फिजिक्स में। चलिए, तो फिजिक्स में भी अगर मैं बात करूं कट ऑफ की, तो कट ऑफ भी इसी के अराउंड ही गया होगा। देखिए, जो रैंक जिनका 10 आ रहा है, रैंक 10th वाले हैं, उनका मार्क्स 60 है, और जो रैंक 1 ला रहे हैं उनका मार्क्स 89 है। काफी डिफरेंस है 89 और रैंक 10 में। ठीक, तो ऐसा अंदाजा मैं लगा रहा हूं कि जिसका इसमें कट ऑफ गया होगा 40-45 से कम तो गए, 40-45 तक तो गया ही नहीं होगा कट ऑफ। करीब करीब जो 35 नंबर 30 नंबर भी लाया होगा ना, वो आज फिजिक्स का लेक्चरर होगा। और कैटेगरी में तो 5-5 नंबर आपको कम करते चलना है। ठीक है, तो ये 6th काउंसलिंग, 4th काउंसलिंग, 5th काउंसलिंग, 6th काउंसलिंग में ये क्लियर होते गया उनका। ठीक है, ये सेम कहानी है। इसके बाद देखिए लेक्चरर कॉमर्स, कॉमर्स में 94 गया है, और जो रैंक 10 है उसका 87 गया है। ठीक, तो इसका भी कट ऑफ लगभग वैसा ही गया होगा जैसे बाकी सब का मैं बता रहा हूं। लेकिन यहां पर देखो, उसके बाद है ये इंग्लिश, सॉरी बायोलॉजी है, बायोलॉजी में 90 मार्क्स गया है रैंक 1 का, और जो रैंक 10 है उसका उनका मार्क्स है 78। ठीक है, सो लेकिन जो सबसे डिफिकल्ट पेपर था ना, वो मैथ्स का था। देखिए, मैथ्स का स्टार्ट ही 65 से हो रहा है। सोचो, मैथ्स का मार्क्स 65 जो पाया है 150 में, वो टॉपर था। तो मैथ्स का पेपर इतना डिफिकल्ट आया था, ये मैंने देखा है। मैथ्स का पेपर बहुत डिफिकल्ट आया है, आईआईटी जेई का लेवल का पेपर आया है मैथ्स में। तो जो लोग अभी से पढ़ना चाह रहे हो, अभी से जॉब लेना चाह रहे हो, अब उनके पास बीएड है और आपके पास पीजी है, मतलब आप पोस्ट ग्रेजुएट हो और आपके पास बीएड है, तो अभी से खतरनाक तरीके से पढ़ना स्टार्ट कर दो, अदरवाइज आप टीचर नहीं बन पाओगे। ठीक, क्या फायदा आप 150 में 10 नंबर 15 नंबर लाओगे और अभी की कंपटीशन में 10-15 नंबर वाले टीचर नहीं बनोगे। ठीक, इवन कैटेगरी वाले। सो जनरल कैटेगरी के जो छात्र हैं वो तो कोशिश करना है कि अच्छे से अच्छा करना है। देखिए, मैथ्स वाले को देखो ध्यान से, रैंक 1 वाला 65 है और जो रैंक 10 लाया है वो 59 में जाके सिमट गया है। अगर 100-150 पोस्ट भी होगा तो जिसका मार्क्स 150 में 30 नंबर 35 नंबर भी होगा ना, वो 7 काउंसलिंग में जाके अच्छा कर लिया होगा। ठीक है, अब मैं बताऊंगा इस एग्जाम को क्रैक भी करना है, इसके भी मैं एक स्ट्रेटेजी आपको दूंगा। ठीक, तो इस प्रकार देखिए, लास्ट टाइम तो कट ऑफ कम कम गया है, लेकिन सेम कट ऑफ इस साल नहीं जाने वाला। और एक चीज मैं बता दूं आपको, स्ट्रिक्टली बोल दूं कि जो ये टॉप 10 में आए हैं ना, वो मोस्टली कहीं ना कहीं टीचिंग का काम करते होंगे, या नहीं करते होंगे तो कहीं ना कहीं कोचिंग पढ़ाते होंगे, इसलिए उनका सब्जेक्ट में पकड़ था तो इतना मार्क्स ले आए। अदरवाइज पेपर तो बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट, इतना डिफिकल्ट पेपर आया था कि लोग रो रहे थे। पेपर जैसे उनके हाथ में पेपर आया ना, तो वो सोच रहे थे कि बनाऊं क्या, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कैसे बनाऊं, क्या करूं। एक मैं फिजिक्स मैथ्स का पेपर दिखाता हूं, ये देखो, ये मैथ्स का पेपर है। ये पहला ही क्वेश्चन देख के इंसान रोना चालू कर देगा कि क्या है। इसमें एक यूनिवर्सल सेट दिया है, सेट, और ये सेट ए बी दिया है। अब आपको ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालने बोला है। तो सोचो, पेपर इतना डिफिकल्ट आया था। क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम डिफिकल्ट है। सो लोग क्या कर रहे थे ना, पेपर देख के रोना चालू कर दिए थे। एक तो गलत जगह से कोचिंग कर लिए थे। मैं इस पे बाद में बात करूंगा कोचिंग के बारे में, कि आपको कैसे सेलेक्ट लेना है। अभी तो मैं आपको सच्चाई बता रहा था कि मैथ्स के पेपर या फिर अदर जो व्याख्याता है, उन लोग कितने कम कम मार्क्स में सेलेक्ट हो गए हैं। अब 2-4 क्वेश्चन जो छात्रों के मन में अक्सर रहता है कि कब से पढ़ना स्टार्ट कर दें। आप लोग मार्क्स तो देख ली ना, कितना कम कम मार्क्स आ रहा है। अगर आप लोग ऑलरेडी टीचर हैं कहीं पर, जैसे कहीं पर कोई कोचिंग ले रहा है, फिजिक्स 11-12 पढ़ा रहा है, या किसी स्कूल में मैथ्स के 11-12 के आप टीचर हैं प्राइवेट स्कूल में, तो आपको उतना मेहनत करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो एकदम फ्रेशर हैं, जो 3 साल से सीजीपीएससी की तैयारी कर रहे थे और बीएड भी कर लिए हैं, अब सीजीपीएससी में तो कुछ हुआ नहीं, अब वो टीचर में आना चाह रहे हैं, तो 3-4 साल से मैथ्स या अपने जिस भी आप डिसिप्लिन से हैं उससे तो आप दूर हो गए हो, काफी दूर हो।
तो अब आपको अभी से पढ़ना पड़ेगा। अभी से अगर 6 महीना आपको समय मिल जाए तो भी कम है, 6 महीने में भी आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होने वाला। मैं सिलेबस भी अगली वीडियो में बता दूंगा, मैथ्स का सिलेबस या फिर अदर सब्जेक्ट्स के भी दिखा दूंगा कि कितना भयानक है। मतलब पूरा 11th और पूरा 12th के सारे सिलेबस आ रहे हैं, पूरे 11th और पूरे 12th। तो आपको वो टॉपिक अच्छे से करना है। 11th और 12th की बुक, कौन सा बुक उठाएं, एनसीईआरटी से पकड़ो और कोई एक रेफरेंस बुक पकड़ लो। जैसे मैं, अब आप लोग अपने अपने डिसिप्लिन से आपको पता है कि कौन से रेफरेंस बुक आपको उठानी है। जैसे मैं अगर मैथ्स की बात करूं तो जो मैथ्स वाले हैं वो आर डी शर्मा की बुक आती है मार्केट में, एज अ रेफरेंस आर डी शर्मा लो और एनसीईआरटी उठाओ। और स्टेट बोर्ड की भी बुक आते हैं ना, मतलब जैसे छत्तीसगढ़ है तो छत्तीसगढ़ में युगबोध प्रबोध चलता है, तो उसकी भी नई एडिशन आप ले सकते हो। तो ये कम से कम ये 3 बुक तो आपके पास होनी चाहिए, एनसीईआरटी, क्लास 11-12 और एक रेफरेंस स्टैंडर्ड जो सीबीएसई में चलता है लाइक मैथ्स के लिए आर डी शर्मा, और एक स्टेट बोर्ड की एटलीस्ट सिलेबस देखने के लिए आपको बस आपके पास ये बुक होनी चाहिए। ठीक, 100 मार्क्स का टॉपिक है सब्जेक्ट नॉलेज से, है ना, तो इतना आपको करना पड़ेगा। दूसरा क्वेश्चन अक्सर आपके मन में रहता है कि ये वैकेंसी कब तक आ जाएगी। अब मुख्यमंत्री जी ने तो घोषणा कर दी है कि 10,000 टीचर की वैकेंसी आएगी। अब ये आपके लिए अच्छा होगा कि जितना ज़्यादा डिलीट हो, अगर वो 6 महीना भी आपको समय मिल जाए तो बहुत कम है आपके लिए। अगर ऐसा है कि अचानक से 1-1.5 महीना 2 महीने में वैकेंसी मान लो आ गई, तो आपकी प्रिपरेशन तो हुई नहीं है। तो ये जितना लेट हो जाए, अभी ऐसा भी नहीं है कि ये 3 साल लेट हो जाए, कम से कम 6 महीने का समय आपको चाहिए इसके लिए, प्रिपरेशन के लिए, जो नए हैं। और जो पुराने हैं उनको ब्रशअप करने के लिए भी तो लगेगा ही समय। तो इसके इंतजार में मत बैठो कि वैकेंसी कब आएगी, आज ही से जुट जाओ। ठीक, आज ही से जुट जाओ और किसी लोकल कोचिंग्स पे तो बिलीव मत करना। आप लोग खुद स्टैंडर्ड बुक से पढ़िए और वीडियो के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, या अपने आसपास के किसी टीचर या अपने बड़े भाई बहन, इनसे मदद लेके पढ़ना स्टार्ट करो। कुछ जो थोड़े ऑथेंटिक इंस्टीट्यूशन है जो केवल टीचिंग से रिलेटेड पढ़ाते हैं, उनसे आप वहां आप जाके एनरोल कर सकते हैं अगर आपको जरूरत लगती है। अदरवाइज यूट्यूब तो सफिशियंट है। सो 2 चीज तो मैं क्लियर कर दिया, कब से पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। अगर आपके मन में अभी भी कुछ क्वेश्चंस है तो आप कमेंट छोड़ देना, मैं बता दूंगा। इतना तो मान के चलो कि व्याख्याता की पेपर एकदम टफ आएगा, एकदम टफ। ठीक है, कंपटीशन यहीं से खत्म हो जाएंगे पेपर। जैसे आप एग्जामिनेशन हॉल में एंटर करते हो ना, वहीं से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो एग्जाम दे रहे हैं उन वो बाहर हो जाएंगे। जो थोड़ा बहुत पढ़े हुए हैं, जिन्होंने 3-4 साल से कोचिंग पढ़ाया है, स्कूल में पढ़ाया है, वो ही लास्ट ईयर सरवाइव कर पाए थे। जो 1 महीना 1.5 महीना कोचिंग लिए थे। अब सोचो यार, 11-12 का सिलेबस, इतनी मोटी मोटी बुक, हजार हजार पेज की बुक है, वो 1-1 1.5 महीने में कैसे पढ़ सकते हो? आप खुद सोचो ना, 1-1.5 महीने में इतनी मोटी बुक कैसे पढ़ सकते हो? वो पॉसिबल ही नहीं है। मैं एक सिलेबस दिखाता हूँ आपको। मैं एग्जाम्पल के तौर पे ये लेक्चरार मैथ्स, व्याख्याता मैथ्स का सिलेबस दिखाता हूँ। ये सिलेबस खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। देखो, ये तो ऊपर का था, अब नीचे हम लोग स्टार्ट करते हैं तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। सेट है, रिलेशन है, फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ये देखो 7, 8, 9 चैप्टर्स हैं ये, 10, 11, 12, 18। ये मैथ्स का एग्जाम्पल के तौर पे दिखा रहा हूँ। ये इतना टॉपिक कोई 1.5 महीना 2 महीने में कैसे कंप्लीट कर सकता है? अगर वो कंप्लीट कर लिया तो मैथ्स का ज्ञाता है वो तो। जो ये कंप्लीट कर ले 1.5-2 महीने में, वो मैथ्स का क्या आता है? देखिए, सिलेबस खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। 48 चैप्टर्स इसमें अभी पहुंच गए हैं, ये 49 है, ये 50, 51, टोटल 51 चैप्टर्स में तो मैथ्स ही बटा हुआ है। ठीक, उसके बाद फिर आपको ये कुछ टीचिंग एप्टीट्यूड करने हैं जो 30 मार्क्स के अराउंड आएगा। तो अभी से अगर आप जुटते हो तो ही कुछ हो सकता है। अदरवाइज जो कोचिंग वाले बोलते हैं कि 1.5-2 महीना में कराएंगे, वो पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली। और कोचिंग भी क्या करेगा? जब फॉर्म नोटिफिकेशन आता है तभी तो आप स्टार्ट करते हो ना। तो 1.5 महीने में उनको टारगेट तो करना ही पड़ेगा। तो कोचिंग अपना काम कर देगा 1.5 महीने में, मतलब 30 दिन में, या मैं मोटा मोटा 45-50 दिन मान लूँ, या 60 दिन मान लूँ। 60 दिन में आपके 51 चैप्टर्स वो मैथ्स के करेंगे, फिर टीचिंग एप्टीट्यूड कराएंगे, फिर हिंदी इंग्लिश जो आ रहा है 5-5 वो भी करा देंगे, जीके पूछ रहा है 5 वो भी करा देंगे, कंप्यूटर पूछ रहा है 5 वो भी करा देंगे। सो इतना पॉसिबल नहीं होता। ये सेक्शन तो 5-5 मार्क्स के हैं, ये वाला को छोड़ना बिल्कुल नहीं है ना, इसको भूल से मत छोड़ना ये टॉपिक को। और एकदम से जो अभी पढ़े नहीं है उनके लिए नहीं है, जो
हिंदी को भी कभी ना कभी पढ़े होंगे, जो इंग्लिश कभी ना कभी पढ़े होंगे, कंप्यूटर कभी ना कभी पढ़े होंगे, सामान्य ज्ञान कभी ना कभी पढ़े होंगे, उनके लिए है। अदरवाइज जो कभी नहीं पढ़े हैं, जो इस मतलब अभी भी रिसेंटली अपना बीएड पीजी कंप्लीट किए हुए हैं, पीजी मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हुए हैं, तो उनको अपने सब्जेक्ट में ही फोकस करना है, और ये जो टीचिंग एप्टीट्यूड है 30 मार्क्स का है, उन पे फोकस करना है। लास्ट ईयर एक मेरा मित्र है, वो भी कंपटीशन एग्जाम मतलब सीजीपीएससी यूपीएससी बैकग्राउंड से ही था वो, लेकिन उसने बीएड कर लिया था, और बीएड के साथ साथ वो सीजीपीएससी यूपीएससी ही पढ़ता था। अब वो आज प्रोफेसर है, तो वो कैसे मैनेज किया मैं आपको बता दूं। वो सीजीपीएससी की तैयारी किया है ना, तो ये वाला पोर्शन उसका थोड़ा स्ट्रांग था, हिंदी कर लिया, अंग्रेजी कर लिया, कंप्यूटर साइंस कर लिया, और ये जीके में 2-4 क्वेश्चन कर लिया। ठीक, अब सब्जेक्ट का कुछ तो बनाया उसने, और कुछ बना के उसने 35 मार्क्स लाया, एग्जैक्टली 35 मार्क्स थे उसके, और वो जनरल कैटेगरी से है। ठीक, काफी उदास था बंदा कि मैं यार 150 में 35 नंबर के आसपास का बना के आ रहा हूँ। आज वो टीचर है, मैं बता दूं आपको। ठीक है, 3rd या 4th राउंड में काउंसलिंग में उसका नाम क्लियर हो गया था। ठीक, उसने ये टॉपिक तो उसको पता ही नहीं था, ये क्या है, शिक्षक मनोविज्ञान, शिक्षा में आकलन एवं मूल्यांकन, शिक्षण शास्त्र, शिक्षण अभिवृत्ति, उसको पता ही नहीं था ये चीज। ठीक, बीएड भी वो ऐसे ही बीएड नॉर्मली पढ़ रहा था, बीएड से उसको कोई लेना देना नहीं था, उसका लॉन्ग टर्म प्लानिंग सीजीपीएससी में ही था, तो वो बीएड एक पार्ट टाइम के रूप में बीएड कर रहा था। ठीक, और बीएड में खास पढ़ाई तो होती नहीं, आपको ही पता है, तो ये उसको बिल्कुल नहीं पता था। ठीक, उसने बेसिकली फोकस कर लिया ये सामान्य हिंदी ये वाले सेक्शन पे, इस वाले सेक्शन में उसने बेसिकली फोकस किया। फोकस क्या किया, पूरे 3-4 साल पढ़ा था इसको, तो कोई स्पेशल ध्यान नहीं दिया उसने, बस 1 राउंड 2 राउंड कंप्लीट किया उस 1.5-2 महीने में। और जो उसके सब्जेक्ट थे मैथ्स में, तो उसको मैथ्स भी अब उतने अच्छे से आते नहीं थे, लेकिन जो सब्जेक्ट जो टॉपिक सब्जेक्ट में जो चैप्टर्स हैं उसको बन रहे थे, वो उसी की प्रैक्टिस की। अब सोचो 150 में कोई 35 नंबर पाया है, उस 35 नंबर पे आज वो टीचर है, तो वो भी जनरल कैटेगरी से, तो बहुत बड़ी बात है। तो आपको क्या करना है, सिचुएशन के अनुसार चलना है। ठीक है, बार बार मैं बोलता हूँ आपको सिचुएशन के अनुसार ही चलना है। अब पेपर इतना डिफिकल्ट आ गया, तो वो क्या करे, तो उसने अपना दिमाग लगाया, वो इस सेक्शन पे फोकस किया, और ये तो उसको पता ही नहीं था, लेकिन कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था, उसने बताया मुझे, वो कुछ क्वेश्चन इधर के अटेम्प्ट किया था, और बाकी वो मैनेज ही किया है। अब उसको लास्ट जब एग्जाम दे के निकला ना, तो वो मुझे एक ही बात बोला कि भाई मेरा तो होने वाला नहीं है। मेरे को समझ में आ गया, मेरे से ना मैथ्स बन रहे थे, ना ये बीएड का जो पर्टिकुलर टॉपिक है वो मेरे से बन रहा था। मैं बस यही टॉपिक्स थे जो जाने पहचाने लग रहे थे, ऐसा नहीं कि बन रहा था। ये जो टॉपिक है ना 7, 8, 9, 10 वाला, वो मुझे जाने पहचाने से लग रहे थे, बाकी तो कुछ जाना पहचाना नहीं लग रहा था। लेकिन 2000 नवंबर 2020 में उसका ज्वाइनिंग वगैरह हुआ है, कुछ ऐसा मुझे याद आ रहा है, मतलब 1.5 साल में उसका नाम क्लियर हो गया। सो उसके साथ ये हो गया, तो आपके साथ हो ये जरूरी नहीं है, आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक, लेकिन अब आप अपनी कैपेबिलिटी देखिए, आपका कहाँ पर ज्यादा फोकस है। आपके 6 वाले में ज्यादा फोकस है तो यहाँ ज्यादा फोकस करो, आपका 7 वाले सेक्शन में ज्यादा फोकस है तो वहां फोकस करो। अपनी कैपेबिलिटी देखो, आपको कहाँ पर फोकस करनी है। मैं एक जस्ट एग्जाम्पल से बता रहा हूँ चीजें आपको। ठीक है, ये सब मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि ये जो चीजें हैं ना, ये कोई नहीं बताएगा आपको। जिस भी आप कोचिंग में जाओगे, कहीं भी आपसे ये चीज नहीं बताएंगे, वो आपको हर टॉपिक करने बोलेंगे, ये हर चीज रटो बोलेंगे। आप बीजगणित भी पढ़ो, आप ट्रिग्नोमेट्री भी पढ़ो, आप ज्योमेट्रिक कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री भी पढ़ो, हर चीज आपसे उम्मीद लगाएगा कि आप सब पढ़ लो। तो इस 1.5 महीने या कम समय में हर चीज तो नहीं हो सकता, लेकिन फिलहाल अभी तो नोटिफिकेशन आया नहीं है, अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो आप हर एक टॉपिक से कम इंट्रोडक्शन तो लो, और जो आपका स्ट्रांग है, जो भी सेक्शन स्ट्रांग है, उसको बेस्ट करने का प्रयास करो कि वहां से अगर क्वेश्चन आते हैं तो वो छूटना नहीं चाहिए। ठीक, और जो भी जिसको डाउट है ना, वो कमेंट करना, मैं धीरे धीरे से लूंगा। मेरा शेड्यूल तो काफी बिजी है, फिर मैं समय निकाल के उसका रिप्लाई करूंगा। ये मैं मैथ्स सब्जेक्ट से एज अ एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आप अपने सब्जेक्ट लीजिए, फिजिक्स लीजिए, केमिस्ट्री लीजिए, बायोलॉजी लीजिए, इंग्लिश लीजिए, कॉमर्स लीजिए, जिस भी सब्जेक्ट से हैं आप, अपने सब्जेक्ट में आपको बेस्ट करना है कुछ चीजों को। ठीक है, और कुछ चीजों को छोड़ना ही है। जो बंदा मैंने एग्जाम्पल लिया ना, 35 नंबर लाया था, 35 नंबर आउट ऑफ 150, एंड ही इज नाउ टीचर। सो आपको क्या करनी है, अपने जो स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स हैं, स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, उस पर फोकस करना है और उसको और अच्छा करना है।
और जो छोड़ सकते हो छोड़ देना, ऐसा नहीं कि सबको छोड़ना नहीं है, लेकिन अभी नोटिफिकेशन नहीं आई है तो नोटिफिकेशन नहीं आई है तो आपको सब टॉपिक को उठा के लेते हुए चलना है और अभी से पढ़ना है। नोटिफिकेशन आने के बाद कोई मतलब नहीं होगा। कोई भी स्टैंडर्ड बुक उठाइए, एनसीईआरटी जरूर पकड़ पकड़ देना। वैसे मैथ्स की क्वेश्चन तो ये जो पेपर्स है ना, ये जो मैथ्स के आए हुए हैं, इसमें तो मुझे एनसीईआरटी के एक भी क्वेश्चन नहीं दिखाई दिए हैं, लेकिन आपको एनसीईआरटी नहीं छोड़ना है। फिर भी मैं बोलूंगा एनसीईआरटी को नहीं छोड़ना है। कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी से हो सकते हैं जो मेरे से स्लिप हो गया हो, लेकिन आपको एनसीईआरटी नहीं छोड़ना है। और कोई एक स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक उठा लेना है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक उठाइए जो करीब करीब 1000-1500 पेज का मैथ्स का है, आर डी शर्मा का। उसी प्रकार आपको अपने सब्जेक्ट से के बारे में नॉलेज होगा, वहां से स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक उठाइए और पढ़ना चालू करिए। जैसे केमिस्ट्री के लिए बता देता हूँ, केमिस्ट्री के लिए दिनेश पब्लिकेशन की बुक आती है, वो ले लो। फिजिक्स के लिए अरोरा सर की बुक आती है, वो ले लो, एस एल अरोरा। फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए दिनेश पब्लिकेशन, बायोलॉजी के लिए भी दिनेश पब्लिकेशन की बुक आती है। इसके अलावा एक एमसीक्यू का बुक आता है, मैं आपको नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, यूनिवर्सल पब्लिकेशन की आती है। उसकी फिजिक्स का भी आ जाएगा, केमिस्ट्री का भी आ जाएगा, मैथ्स का भी आ जाएगा, बायोलॉजी का भी आ जाएगा। ठीक है, ये सब नीट और जेई की बुक है जो मैं नाम बता रहा हूँ। यहाँ से आप प्रिपरेशन स्टार्ट करिए। ठीक, अब जिसको जो भी डाउट है वो कमेंट छोड़ देना, मैं धीरे से कमेंट पिक करके आपका रिप्लाई करूंगा। चलिए फिर मिलेंगे अपन अगले वीडियो में।